हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एज पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी, ठीक ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के महान न्यायवादी के विषय में समझेंगे, है ना, कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, इसकी योग्यता क्या है, इसकी शक्तियाँ क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, यदि अगर आपको सफल होना है, यदि आपको सफल होना है अपने जीवन में, तो आप बदल जाओ वक्त के साथ, है ना। आप बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदल दो। कभी मजबूरी को मत कोसो या अपने भाग्य को मत कोसो। यदि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आप खुद वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को आप खुद बदल दीजिए, लेकिन कभी मजबूरी को या भाग्य को मत कोसिए, है ना। क्योंकि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो यदि जीवन में आपको सफल होना है तो जीवन में आने वाले जितने भी परेशानियों का दौर है, इनको किनारा करते हुए, इनका सामना करते हुए आप आगे की तरफ बढ़िए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, है ना। आप वक्त के साथ बदलना सीखिए या खुद वक्त को बदलिए, लेकिन कभी भाग्य को मत कोसिए, कभी अपने मजबूरी को मत कोसिए। और जीवन में आने वाले जितने भी परेशानियों का दौर है, ये कठिन दौर है, इनका सहर्ष आपका कठिन दौर का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। यही सफलता आपके जीवन में लाएगी, यही सफलता का मार्ग आपके जीवन में लाएगी, है ना। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि सफलता के लिए कठिनाइयों को दौर को आप आसानी से पार करते हुए आगे चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का महान्यायवादी, समझिएगा, भारत का जो महान्यायवादी है, इनके पहले स्वरूप के बारे में समझा देते हैं कि आखिर ये है क्या। समझिएगा, भारत का जो महान्यायवादी है ये आपको संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये जो है ना, आपको संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, समझिएगा। ये संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं, है ना। इसीलिए इसे संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। साथ ही इसे भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है ना। इसे भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन सा है, तो आपको भारत का महान्यायवादी है ना। और साथ ही याद रखिएगा, ये भारत का कानूनी सलाहकार है ना। यह भारत का कानूनी सलाहकार है। साथ ही यह भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का वकील है। ये साथ ही भारत सरकार के लिए यह आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील है। फिर समझिएगा, भारत का महान्यायवादी यह संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है और यह भारत का कानूनी सलाहकार है ना, न्यायिक सलाहकार है, जो समय समय पर भारत को सलाह देता है, भारत सरकार को सलाह देता है। और भारत सरकार के लिए यह सुप्रीम कोर्ट का वकील है ना। भारत सरकार के लिए यह सुप्रीम कोर्ट का वकील है। भारत सरकार अगर किसी कानूनी मामलों में जो सलाह लेती है, वह आपको भारत के महान्यायवादी से ही सलाह लेती है ना। प्रत्येक व्यक्ति का एक कानूनी सलाहकार होता है ना। जैसे ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम और बताते हैं, समझिएगा, है ना।
जैसे भारत के लिए महान्यायवादी है ना। भारत के लिए यहाँ समझेंगे, भारत के लिए आपको महान्यायवादी हैं। उसी तरह राज्य के लिए आपको राज्य महाधिवक्ता है। उसी तरह कंपनी के लिए आपको लीगल एडवाइज़र है ना, लीगल एडवाइज़र है। इसी तरह व्यक्ति के लिए आपको वकील है ना, व्यक्ति के लिए वकील है। समझिएगा, भारत सरकार अगर किसी कानूनी पचड़ों में फंसती है या भारत सरकार कोई कानून बनाता है और वह संविधान सम्मत नहीं होता है तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। इसलिए कानूनी सहायता देने के लिए भारत सरकार महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, या भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक विधिक अधिकारी होता है जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। उसी तरह राज्यों के लिए जो कानूनी सलाहकार होता है वह राज्य महाधिवक्ता होता है। समझिएगा, ये जो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 165 के तहत, और नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है ना, आपको नियुक्त राज्यपाल करता है। इसी तरह कंपनी के कानूनी सलाह देने के लिए आपको लीगल एडवाइजर होता है, और इसी तरह व्यक्ति यानी हम और आप, हमारे लिए जो कानूनी सलाहकार होते हैं वह एडवोकेट या वकील होते हैं, है ना, एडवोकेट या वकील होते हैं। तो प्रत्येक संस्था, देश या व्यक्ति का अपना एक कानूनी सलाहकार होता है, और उसी कानूनी सलाहों के माध्यम से हम अपने न्यायिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। तो ये आपका न्यायिक सलाहकार होते हैं संस्था का, देश का और व्यक्ति का, है ना। अब हम बात करते हैं इसके प्रावधान का कि भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। समझिएगा, भारत के महान्यायवादी का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 76 में किया गया है ना। भारत के महान्यायवादी का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। अब इसको नियुक्त कौन करता है? समझिएगा, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वह आपको राष्ट्रपति करता है। समझिएगा, है ना, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा जो महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है वह आपको प्रसाद पर्यंत होता है ना, प्रसाद पर्यंत होता है। इसलिए भारतीय संविधान में इनके कार्यकाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ना, इनके कार्यकाल का निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। फिर समझिएगा, संघीय मंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के महान्यायवादी का संविधान में कोई कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है, वो राष्ट्रपति के इच्छाओं पे डिपेंड करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें मंत्रिपरिषद के सलाह से हटा देगा। अगर लगता है मंत्रिपरिषद को कि भारत का जो न्यायवादी महान्यायवादी हैं यह अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो वह मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति हटाता है, इनके विरुद्ध महाभियोग लाया नहीं जाता है ना। ये एकमात्र दो ऐसे पद हैं, एक राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी, जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता। राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकता है ना। तो ये आपको प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अब इनकी योग्यता की हम बात करते हैं। समझिएगा, योग्यता, भारत के महान्यायवादी की योग्यता को जो निर्धारण किया गया है वह कुशल विधिवेता, इसके साथ साथ उसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हों, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर न्यायाधीश
के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हों, है ना, नियुक्त होने की योग्यता रखते हों, योग्यता होने की योग्यता रखते हों, याद रखिएगा, योग्यता रखते हों, उन्हीं को राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है। समझिएगा, योग्यता, महान्यायवादी की योग्यता का जो योग्यता है वह योग्यता ये है कि उसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की योग्यता रखते हों, है ना। अब थोड़ा यहाँ ये समझ लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है, तभी आपको महान्यायवादी की योग्यता समझ में आएगी। तो समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि वह किसी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो। 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, है ना। और दूसरा योग्यता है कि वह कम से कम 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक वकालत किया हो, है ना, वकालत किया हो, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकता है। फिर समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को योग्यता में पहला होना चाहिए कि वह किसी राज्य के हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक किसी न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो, है ना। और दूसरा है कि वह व्यक्ति लगातार 10 वर्षों तक किसी राज्य के हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, है ना, वकालत करने का उन्हें क्यों है एक्सपीरियंस हो, वही आपको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। और भारत के महान्यायवादी की योग्यता क्या है कि उसी व्यक्ति को आपको भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। ये आपको प्रावधान किया गया है। मैं पद से हटाने की भी प्रक्रिया बता दिया था कि आखिर इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। पद से राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है क्योंकि वह उनके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब इनकी शक्तियों की बात कर ले हम, है ना। महान्यायवादी की शक्तियाँ अर्थात पावर, समझिएगा, शक्तियाँ ये आपको याद रखिएगा, ये तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी साथ ही भारत का कानूनी सलाहकार है। इसे भारत के किसी भी न्यायालय में, इसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है ना। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, याद रखिएगा। ये इनकी जो शक्ति है और ये है कि भारत के किसी भी न्यायालय में इन्हें सुनवाई का अधिकार होता है। दूसरा है कि आपको संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है, संसद की कार्रवाइयों में भाग लेता है ना। और तीसरा है कि संसदीय समितियों का सदस्य बनता है ना। संसदीय समिति का सदस्य बनता है ना, सदस्य बनता है। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, यह एकमात्र पद है जो संसद की कार्रवाइयों में भाग तो लेता है, राज्यसभा या लोकसभा की कार्रवाइयों में भाग तो लेता है, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं है ना। आपको इसे मत देने का अधिकार नहीं है, ये मत नहीं दे सकता, मत देने का अधिकार आपको नहीं है। फिर समझिएगा, पावर में देखें तो यह भारत के किसी भी न्यायालय में इसे सुनवाई का अधिकार है। दूसरा, संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है और संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मत देने का इसे अधिकार नहीं है। ये इसका प्रावधान किया गया है। फिर समझिएगा,
भारत का महान्यायवादी, जिसे संघीय कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और यह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, जिसे भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी माना जाता है ना। इसका जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 76 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, है ना। ये जो महान्यायवादी का पद है यह आपको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब है ना इन्हें हटा सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान में इनके कार्यकाल का कोई निश्चित मापदंड नहीं दिया गया है। अगर इनकी योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता क्या होनी चाहिए, पहले ही होनी चाहिए कि वो किसी राज्य के हाई कोर्ट में 5 वर्ष का वकील के न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, और दूसरा वो किसी राज्य के हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकालत किया हो। ये आपका है। शक्तियों में बताया कि संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का इसे अधिकार नहीं है। दूसरा है कि वह भारत के किसी भी न्यायालय में इसे सुनवाई का अधिकार होता है ना। याद रखिएगा, अभी तक भारत में कुल 15 महान्यायवादी की नियुक्ति की है, यानी अभी तक भारत में कुल 15 महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है। महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि अभी तक भारत में कितने महान्यायवादियों की नियुक्ति की गई है, तो आपको 15 महान्यायवादियों की नियुक्ति की गई। भारत के जो प्रथम महान्यायवादी थे, भारत का प्रथम महान्यायवादी, है ना, जो भारत का प्रथम महान्यायवादी थे वो आपको MC सीतलवाड़ थे। MC सीतलवाड़, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये आपको MC सीतलवाड़, ये भारत के प्रथम आपको महान्यायवादी थे, जिनका कार्यकाल था आपको 28 जून 1950 से 1 मार्च 1963 तक, यानी लगभग 13 वर्षों तक इन्होंने इस पद पर बने रहे। यानी भारत में सबसे लंबा जो शासनकाल रहा महान्यायवादी का वो MC सीतलवाड़ का, है ना। MC सीतलवाड़ का आपको सबसे लंबा शासनकाल रहा है। भारत के ये प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, जिनका कार्यकाल 28 जून 1950 से 1 मार्च 1963 तक था, यानी लगभग 13 वर्षों तक। आ जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबा शासनकाल किस महान्यायवादी का रहा है, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ के। 15वें जो महान्यायवादी हैं वो आपको के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल हैं, याद रखिएगा, है ना। के वेणुगोपाल हैं। इनका जो पूरा नाम है वो आपको कोट्टयन कंठकोट वेणुगोपाल है। कोट्टयन, आपको कोट्टयन कंठकोट वेणुगोपाल, है ना, वेणुगोपाल है, याद रखिएगा, है ना। 15वें जो आपका महान्यायवादी हैं वह के वेणुगोपाल हैं। इनका जो पूरा नाम है कोट्टयन कंठकोट वेणुगोपाल है। और याद रखिएगा, इनका जो नियुक्ति हुआ था वो आपको 30 जून 2017 को हुआ था, और अभी तक ये अपने पद पर बने हुए हैं, है ना। 30 जून 2017 को इनको महान्यायवादी के पद पे नियुक्त किया गया था, जो अपने अभी तक पद पे बने रहते हैं। ये भी होता है कि मान लीजिए अगर बीजेपी का गवर्नमेंट है तो वह अपने इच्छानुसार किसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पे नियुक्त कर देता है, लेकिन अगर दूसरे पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो वह अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, या उस पार्टी के सरकार
अपनी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि उसे अपने पद उसके पद पे बने रहने दे या न रहने दे। तो प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ जो सबसे लंबा शासनकाल रहा, और 15वें महान्यायवादी KK वेणुगोपाल, कोट्टयन कंटकुट वेणुगोपाल जो 30 जून 2017 को इनको नियुक्त किया गया, जो अभी भी वर्तमान में है ना। तो ये आपको भारत का महान्यायवादी है। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, और जितना मैं पढ़ाया हूँ ये टोटल आपको इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा कर लगाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जितना मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। तो रहने देते इतना ही, फिर कोई नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।